हेलो सर, सिक्योरिटी बोल रहा हूँ। सॉरी आपको जगा दिया। वो अचानक मिस्टर कुमार ऑफिस में आ गए। हमने पूछा आपको क्या चाहिए तो कुछ बोले नहीं। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें सर। कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे है रहने दो। क्या रहा है? एक्सक्यूज मी, ये सब क्या चल रहा है? मधु, थोड़ी मदद चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है जल्दी। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी खबर होगी, ब्रेकिंग न्यूज। जो भी है मैं बाद में समझाऊंगा, अभी हेल्प कर दो प्लीज। कलेक्टर रहमान के मर्डर के केस की जितनी भी डिटेल्स निकालिए, और पिछले 5 साल में एनसीआर में हुए सारे मर्डर केस के डिटेल्स, कातिल का बैकग्राउंड, परिवार, एज, उनके स्टेटमेंट्स, सब 2 घंटे में चाहिए। निकाल के दीजिए जल्द से जल्द, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन इतने सारे डिटेल्स अभी के अभी कैसे निकालूं मैं? मधु प्लीज किसी तरह करके दो। अधिराज सर, इनके साथ लग जाओ, बहुत जरूरी है। हो जाएगा। यस। ये तो मेरा लैपटॉप है ना? हाँ जी। पासवर्ड? मुश्किल नहीं था, प्लीज वो इंफॉर्मेशन निकालो। मैं अंदर आ सकती? आ जाओ प्लीज। ये आदमी कौन है सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक अब मैं तुम्हें बता सकता हूं। ये एक वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। रॉयटर्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक इसने दुनिया भर के अखबार के लिए बहुत बड़ी स्टोरीज ब्रेक की हैं। इंडिया, उड़ान और जंजीर, उसकी वो किताब बहुत ही फेमस है, शायद तुमने पढ़ी भी हो। इंडिया, उड़ान और जंजीर? क्या ये रंजीत कुमार है? ओह माय गॉड, मैंने कैसे नहीं पहचान पाई? पर वो ऐसे क्यों, यहाँ इस तरह? जब कुमार और दामिनी की लव मैरिज हुई, वो दोनों बहुत ही खुश थे। वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। तब कुमार एक इंपॉर्टेंट स्टोरी कवर करने के लिए तिब्बत बॉर्डर चला गया। इधर दामिनी उससे पहले लेबर पेन में चली गई और उसके पास उस समय कोई नहीं था। अस्पताल तक पहुंचने में देर लग गई और दामिनी बच नहीं पाई। बिटिया यानी आरुषि बच गई। अगर उस दिन कुमार उसके साथ होता तो दामिनी बच जाती। इस तरह दामिनी की मौत ने उसे आत्मग्लानि में डुबो दिया। बस इस ख्याल ने कि अगर वो होता तो बच्ची बिन मां के नहीं पलती, उसने उसे खोखला कर दिया। उसे खुद से नफरत हो गई। उसकी जिंदगी शराब में डूब गई। उसे भुलाने के लिए वो शराबी बन गया और नशा ही उसका सहारा बन गया। फिर मुझे उसे ढूंढने में पूरे 6 साल लग गए। मैंने उससे जिद की कि वो चेन्नई वापस आ जाए। सर, कपड़े बदल लीजिए। जरूरत नहीं सर, अपने लिए नहीं, हमारे लिए समझा कीजिए। प्लीज। थैंक्स। चलो कुमार, ब्रेक द सस्पेंस। तुम किस चीज पे काम कर रहे हो? यस, बताता हूं सर। सबसे पहले पिछले 3 दिनों की मदद के लिए थैंक यू मधु और अधिराज। मेरा रवैया बहुत अजीब लग रहा होगा आप सबको, पर अब मैं बता सकता हूं, मुझे समझ आ गया है। सबसे पहला पॉइंट, कलेक्टर का मर्डर। मारने वाले ने धर्म के नाम की हमें धमकी दी थी। कहा था मर भी सकता है और मार भी। ये देश बाहर के लोगों के वास्ते नहीं है, निकाल फेंको इन्हें। ईस्टर के इवेंट वास्ते परमिशन दे दिया और हमें नहीं। सारे अन्याय हमारे धर्म के साथ क्यों? पड़ोसी देश में भेजो इन्हें, फिर दिखा देंगे कि किसकी चलती ये है। भाषा सुन के आपको नहीं लग रहा कि ये सुनी सुनाई सी लग रही है? हाँ। तुम सब गंदी नाली की कीड़े, अपन की बात गौर से सुन। अपन के अमृत सिंघम के बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा लिखा, छोड़ूंगा नहीं। कलेक्टर का कातिल और अरसलान का कातिल दोनों एक ही उम्र के हैं। दोनों में से किसी ने भी वहां से भागने की कोशिश भी नहीं की। अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं। माँ बाप के बयान, उनकी गरीबी,
बहुत कुछ एक जैसा है। सबसे जरूरी जुर्म के बाद दिया गया उनका बयान। हम मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। दिखा देंगे किसकी चलती है। ये समानताएं महज इत्तेफाक लग सकती हैं, कोइंसिडेंस, लेकिन कितनी बार मैंने ये समानताएं एक और केस के साथ जोड़ी और सोचने लगा। क्या एक और कत्ल? हाँ, मेरे ज्वाइन करने के बाद मैं एक मीटिंग में बैठा था। तब आप मसाला किंग राजीव रेड्डी की कत्ल की कवर स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, याद है? हाँ याद है, मैंने कवर किया था। वही पैटर्न इधर भी था। कातिल कभी बाद में जाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर करते हैं, पर कत्ल के बाद वहीं खड़े रहना, यह कितनी बार देखा आपने? रेड्डी केस में भी वही हुआ। मौकाए वारदात पर गिरफ्तार मतलब सब खत्म। ना बेल ले सकते हो, ना ढंग का वकील रख सकते हो। यहीं हमारा काम शुरू होता है। इसी पैटर्न पर 3 केसेस हो चुके हैं। सब पर स्टोरीज की है हमने, पर किसी ने भी इस तालमेल पर गौर नहीं किया। एक अच्छा पत्रकार होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पार की नजर। हमें वो दिखता है जो दूसरों को नहीं दिखता। मसलन एक पुलिस वाला सिर्फ अपने इलाके के बारे में ही जानकारी रखेगा। एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में आए मरीजों के बारे में ही सोचेगा, और ऐसा ही चलता रहता है। पर एक जर्नलिस्ट को पूरी तस्वीर दिखनी चाहिए, शहर, राज्य, देश और पूरी दुनिया की तस्वीर कि क्या कोई पैटर्न है, और फिर छपती है वो खबरें जो इतिहास बदल देती हैं। मुझे लगने लगा कि यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलो वो सब बाद में। इन 3 कत्लों को एक ही नाम दिया जा सकता है, हेट क्राइम। हमें फलाना पसंद नहीं क्योंकि वो हमारे विश्वास के खिलाफ है। नफरत के बलबूते पे किए जुर्म हेट क्राइम, और उनमें सबसे हिंसक हेट मर्डर्स। नफरत ही उनकी नींव है। एक मजहब का दूसरे मजहब के साथ, एक कौम का दूसरे कौम के खिलाफ। नफरत आजादी के खिलाफ, संस्कृति को बचाने के नाम पर। एक एक्टर के फैंस को भिड़ाते हैं दूसरे एक्टर के फैंस से। बाहर से आए हुए रिफ्यूजीज के खिलाफ हमारे समाज में किस्म किस्म की नफरत बोई जाती है, और हर इंसान में इस नफरत का बीज पाया जाता है। बस हवा पानी मिलने की देर है और ये फैलने लगता है। और ये लोग पैसे या ताकत के लिए खून नहीं करते, ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, कौम के नाम पर करते हैं, और उसे कहते हैं हेट क्राइम। पर ये सब तो समाज में हमेशा से घटते रहने वाली बात है। नफरत की वजह से मारकाट तो युगों युगों से चलती आ रही है। हाँ, ये जरूर हुए हैं, पर किस संख्या में, किस तादाद में? ये है एनसीआरबी रिपोर्ट। 2012 तक ये 8-10 से ज्यादा नहीं रहे होंगे, पर 2012 के बाद 150 तक पहुंच गए। ये सब हमारे लिए काफी नया है। 2020 में 158 लोग हेट मर्डर्स का शिकार हुए। जुर्म का ऐसा बढ़ना नॉर्मल तो नहीं है ना मधु? हाँ, मैंने भी ये नहीं सोचा। तो एक बार सोच के देखते हैं, क्या इस सब के पीछे किसी इंसान या किसी संस्था का हाथ है? क्या? आपकी बात तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन ये सारा कुछ जासूसी फिल्म की तरह लग रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। शर्लॉक होम्स की एक बहुत मशहूर लाइन है, सारी इम्पॉसिबिलिटीज हटाने के बाद जो भी बच जाए, चाहे कितना भी अजीब हो, वही पॉसिबल है। सारी इम्पॉसिबिलिटीज हटाने के बाद हमारे सामने जो रह जाएगा वही सच है। कोई इंसान या संस्था इन कत्लों के पीछे है, ये मुझे सिर्फ सोचकर या पढ़कर नहीं लगा। इसके पीछे मजबूत कारण है। जब से मैं यहां आया हूं, एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। अभी भी वो बाहर ही खड़ा है। इसलिए मुझे लगा कि अरसलान के केस में कुछ झोल है। आप जो ये कह रहे हैं, यकीन है आपको? यस। यहाँ किसी को भी नहीं पता था कि आप आ रहे हो, यहाँ तक कि बिलाल सर तक को नहीं पता था। तो फिर उस आदमी को कैसे पता चला कि आप यहाँ आने वाले हो? शायद वो आप पर नजर नहीं रख रहा था, वो इस ऑफिस पर नजर रखे हुए था। शाबाश, यही मेरा पॉइंट है। वो इस ऑफिस पर नजर क्यों रखेंगे? अब आते हैं इस मुद्दे पर। उन्हें डर है कि कोई यहां आकर सवाल उठाना ना शुरू कर दे। वो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और आखिर यहां पर क्यों आया हूं। मेरा अरसलान के साथ क्या रिश्ता था, यह सब पता करने के लिए ही वो मेरा पीछा कर रहा है। उस दिन पीने के अड्डे पर एक लड़ाई हुई थी, याद है धीराज? उस वेटर ने एक बहुत जरूरी बात बताई थी। अरसलान का कातिल उस दिन वहां पी रहा था, ये बात तो सब जानते हैं, पर हमें यह बात नहीं पता कि उसके साथ कौन था। ये सब साजिश इसलिए है ताकि अमृत राजनीति में ना आए। अरसलान उस मैगजीन का मालिक, ये उनका दलाल है। सिंघम बेचारा गाड़ी में बैठकर रो रहा था, उसके ड्राइवर ने बताया।
क्या बोल रहे हो? सिंघम रो रहा था। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ये लो दोस्त। दोस्त, उसने सिंघम की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके झूठ को अब सब सच समझने लगे हैं और सिंघम पर थूकते हैं। देखा ही नहीं जाता है। हाँ भाई, उसके साथ बहुत गलत हुआ। जब लोग उसको गाली देते ना तो खून खौलता अपन का। आर्सलन का ऑफिस इधर ही है। अगले हफ्ते वो अमृत पर एक और गंदा आर्टिकल छपाने वाला है कि कैसे उसने लड़कियों का फायदा उठाया। उसे वो छापने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो सिंघम तो अब जान ही दे देगा अपनी। उसके लिए उसकी खुददारी सब कुछ है। मैं ये होने नहीं दूंगा। उस आर्सलन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, सबक सिखाएगा। मैं तो एक खंजर भी लाया हूं दोस्त, पर क्या अब मेरी उम्र हो गई है ना, हड्डियों में जान ही नहीं बची। तुम्हारी उम्र का होता ना तो उसे कब का खत्म कर दिया होता। तुम्हें पता है मेरी सारी जिंदगी अमृत सिंघम के सहारे ही कटी है, और उसके लिए तो मैं मर भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। सुनो, मैं जरा होकर आता हूं। हाँ, भाई और कुछ चाहिए क्या? हट भाई, नहीं भाई। बाबू ने ये सारी बात पुलिस को क्यों नहीं बताई कि कातिल के साथ कोई और भी था वहां पर? क्योंकि पुलिस ने उससे पूछा ही नहीं। यही बात मैं कह रहा हूं। हम सब ने इस बात को नजरअंदाज किया है। मैं बार बार पूछता रहा कि अरसलान के केस को लेकर कोई शक है। तुम सब ने उस कत्ल को अपनी आंखों से देखा। एक पल के लिए भूल जाओ क्या देखा और सोचना शुरू करो। क्या वो नाटक रचा गया था? तुमने देखा जो तुम्हें दिखाया गया। जैसे कि एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वैसे ही जो तुमने देखा वो एक छलावा था। ये क्या कर रहे हो कुमार? आंखों देखी बात आखिर झूठी कैसे हो सकती है? तभी तो ये लोग इतने शातिर हैं। वो फैन खूनी था, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसको कठपुतली की तरह किसी और ने नचाया है, ये पक्का है। अब उस इंसान को एक नाम देते हैं इन्फ्लुएंसर। वही इंसान जो मेरा पीछा कर रहा है। किसी ने नफरत की आग को हल्की सी हवा दी और एक मासूम के हाथों खून कराया। अगर हमें पता चल जाए कि वो कौन है तो होगा असली खुलासा। अगर आज अरसलान जिंदा होता तो वो भी यही करता, और मैं भी यही करूंगा। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि अमृत सिंघम ने खुद ये कत्ल करवाया, एक फैन को गुमराह करके उसी के हाथों अरसलान का खून करवाया? मुझे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। ये तो मैं नहीं जानता, और सबूत के बिना हम कुछ भी नहीं कह सकते। सबूत ढूंढने के लिए मुझे मदद चाहिए। अरसलान की तरह वो सारे मर्डर्स जिसके यही पैटर्न हो, जैसे कलेक्टर का मर्डर, मसाला कंपनी के मालिक का मर्डर, ये पता करना होगा कि उधर भी क्या कातिल को गुमराह किया गया था। क्या वहां भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे? हाँ ठीक है, तो जो आदमी आपका पीछा कर रहा है, क्यों ना हम उसी को ढूंढकर पता लगा ले। अगर वो भाग गया तो अपने नेटवर्क को आगाह कर देगा। हमें चुपचाप किसी और इन्फ्लुएंसर को ढूंढना होगा, उसको बिना कोई खबर लगे। और जब हम किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को ढूंढने में कामयाब होंगे, तब जाके पता चलेगा कि हमारा शक सही है। लेकिन कातिल तो हर रोज दर्जनों लोगों से मिलते और हंसते बोलते होंगे। उनमें से कोई एक उकसाने वाला कौन है, कैसे पता चलेगा? इस किस्म के कई सारे और इंसिडेंट्स छोटे छोटे गांवों में भी हो रहे हैं। बड़े शहरों में सब अनजान होते हैं, लेकिन छोटे छोटे गांवों में बाहर से आए इंसान को ढूंढा जा सकता है। किसी छोटे गांव में ढूंढो ऐसी कोई वारदात, तभी ये गुत्थी सुलझेगी। किसी भी केस का पीछा करने के लिए उसकी तह तक जाना जरूरी है। सिर्फ यही एक तरीका है। पिछले 7 सालों में हुए सारे हेट मर्डर्स की लिस्ट तैयार की है। इन गांव कस्बों में जाकर पूछताछ करेंगे। हमारे सारे आउट स्टेशन रिपोर्टर्स को तुरंत ही काम पर लगा दो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मधु, Good तुमसे morning. कुछ बात करनी थी। एक मिनट। हेलो, ओरछा से रिपोर्टर वसंत है लाइन पर, आपसे बात करनी है। हाँ वसंत। हेलो सर, ओरछा के पास एक गांव है निवारी जिले में। कलेक्टर का कातिल मदन जो है वो यहीं का है सर। उसके दोस्त बता रहे थे कि 10-15 दिन पहले वो इनका साथ छोड़कर पास के एक दुकानदार के साथ उठने बैठने लगा था। सर वो आदमी कई बार मदन से मिलने आया था, पर ये लोग कहते हैं कि कलेक्टर का कत्ल होने के बाद से वो दिखाई नहीं दिया सर। वो दुकान भी मिल गई है और उसका दुकानदार भी। आप कहे तो पूछताछ करूं? बिल्कुल आराम से बात करना, उसे ये ना लगे कि हमें उस पर शक है। मुझे फिर बताना वो कैसे रिएक्ट करता है। ओके सर। हेलो सर, एक रिपोर्टर आया था, मदन के बारे में पूछ रहा था। तुमने क्या कहा? मैंने उससे कुछ नहीं कहा सर, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है सर। ऐसा करो, उस सेफ हाउस में जाकर छुपा दो। हाँ ठीक है, आज रात को ही निकलता हूँ सर।